प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम गुप्त वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो इतिहास की जो सीरीज चल रही है, इसका चौथा लेक्चर होगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपको उसमें जुड़ने में कोई असुविधा हो रही है तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको क्विज वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको पता है गुप्त वंश के बारे में कुछ नॉर्मल सी जानकारी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी। ये की थी श्री गुप्त नामक व्यक्ति के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। श्री गुप्त के बाद इसका एक बेटा है जिसका नाम है घटोत्कच। ठीक है, इसका नाम क्या है, घटोत्कच है, जिसके बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। तो इनके बारे में आपको याद रखना होता है। श्रीगुप्त ने जो है वह इस वंश की नींव रखी थी, और कहीं कहीं इसको जो है घटोत्कच वंश भी कहा जाता है, अर्थात घटोत्कच के द्वारा भी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण राजा जो है वो माना जाता है, वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त, इसमें आपको दो मिलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका पहला महान राजा जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। चूंकि उसका मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम सीधा इसके जो संतान है वो कौन है, आपकी समुद्रगुप्त है, और उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हम सबसे पहले यदि हम चर्चा करते हैं तो आपको पता है, दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसको क्या कहा जाता है साहब, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यदि नेपोलियन कहा जा रहा है तो आपको पता है ये क्या करेगा, भारत के लगभग सभी जो क्षेत्र हैं उसको क्या करेगा, जीत लेगा। तो आपको पता है, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि भैया एक जाति थी, है ना, जो सौराष्ट्र और उज्जैन, है ना, सौराष्ट्र जो गुजरात वाला क्षेत्र है आपका, है ना, ये सौराष्ट्र और उज्जैन में एक जाति जो है शासन कर रही थी, उसका नाम था शक। और शकों का एक राजा जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी उसकी चर्चा की थी, रुद्रदामन के बारे में। उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, और उसका उल्लेख मध्य प्रदेश में के बारे में भी होता है। वो उज्जैन में शासन कर रहा होता है, मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शासन कर रहा होता है। इसका एक सामंत था, ठीक है, इसका कौन था, एक सामंत था, श्रीधर नामक, है ना, जो क्या था, शक सामंत था, और जो कहाँ शासन कर रहा था, विदिशा में। तो सबसे पहले जो समुद्रगुप्त था उसने विदिशा के शक सामंत श्रीधर को पराजित करके विदिशा को क्या कर लिया था साहब, अपने गुप्त वंश में शामिल कर लिया था। ये इसकी पहली उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है साहब, ये पहला हो गया भैया, विदिशा पे अधिकार हो गया है गुप्त वंश का। चूंकि विदिशा राजधानी नहीं थी, शकों की राजधानी क्या मानी जाती है, शक जो है वो मुख्यतः उज्जैन में शासन कर रहे होते हैं। तो आपको याद यहाँ रखना है कि शकों का भी अंत नहीं हुआ है। शकों का जो मेन अंत है वो इसका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया जाता है। इसका भी हम उल्लेख पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि जो शक नामक जाति थी उसका पूर्णतः जो विनाश है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त का पुत्र था वो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि एरन नामक जो क्षेत्र है जो सागर में पड़ता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त के द्वारा इसको जो है स्वभोग नगर के रूप में बसाया गया था। ठीक है, एरन के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे कि जो है इसको सती प्रथा के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। और एक और जो पॉइंट है, इसको क्या कहा जाता है साहब, इसको स्वभोग नगर भी कहा जाता है। स्वभोग नगर भी इसको कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि स्वभोग नगर किसको कहा जाता है गुप्त वंश में, तो ये है एरन। ठीक है, और समुद्रगुप्त के द्वारा मुख्यतः इसको बसाया गया था। अभी मैंने बताया था कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने आर्यावर्त के जो है 9 गणराज्यों को हराया था। उनमें से जो 3 गणराज्य हैं, जो 3 गणराज्य हैं वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें पढ़ने होते हैं। एक उसने ढाबाल नामक क्षेत्र को हराया था, जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी त्रिपुरी को माना जाता है, अर्थात जो आज का जबलपुर वाला क्षेत्र था वो किसने जीत लिया था साहब, ये आपके समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। ठीक है, ढाबाल नाम का क्षेत्र आपसे सीधा पूछा जाएगा, जो गुप्त वंश से संबंधित है, वो मध्य प्रदेश के वर्तमान किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है जबलपुर में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपसे सनकानिक के बारे में पूछेगा कि सनकानिक निम्नलिखित में से किस प्राचीन या मध्यकाल से संबंधित क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आता है विदिशा के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ढाबाल, त्रिपुरी,
जबलपुर में आता है, सनकानिक विदिशा में आता है, और एक और जो क्षेत्र इसने जीता था वो था आपका खरपरेक नाम का क्षेत्र। यहाँ पे खरपरेक नाम की जो जनजाति है ये निवास किया करती थी। इसके बारे में आपको याद रख लेना है कि खरपरेक नामक जो जनजाति है, ठीक है, ये कहाँ पे निवास करती थी साहब, तो ये निवास करती थी आपकी दमोह नामक क्षेत्र में। आज का जो दमोह क्षेत्र है वहां पे जो है खरपरेक क्षेत्र था, वहां पे खरपरेक नामक जनजाति जो है वह निवास किया करती थी और समुद्रगुप्त के द्वारा उसको जीत लिया गया था। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो आपको डाबाल के बारे में याद रखना है, सनकानिक के बारे में याद रखना है और खरपरेक क्षेत्र के बारे में याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। ये शकों का अंतिम राजा है। कौन है? रुद्रसिंह तृतीय, ठीक है। आपको बताया था, देखो विदिशा तो जीत लिया था किसने? विदिशा तो जीत लिया था भैया समुद्रगुप्त ने, है ना। लेकिन अंततः शकों को मध्य प्रदेश से या बाहर किसने किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और किस अंतिम राजा को हराया था? ये कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। रुद्रसिंह तृतीय नाम का जो व्यक्ति था या जो राजा था शकों का, उसको हराया था। और शक नामक जो जाति थी इसको भारत से क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। और इसी जीत के उपलक्ष्य में, ठीक, इसी जीत के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकारी नामक जो है उपाधि भी धारण करी थी और बाद में गुप्तों की राजधानी बनाया था उज्जैन को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गुप्तों को राजधानी भी बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या विक्रमादित्य के शासन संबंधी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? बेताल 25 से मिलती है, जो बेताल भट्ट के द्वारा रचना की गई है। और सिंहासन 32 के द्वारा भी जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। आपको पता है विक्रमादित्य के जो शासनकाल है बहुत ही उत्कृष्ट शासनकाल माना जाता है। इसके दरबार में भी क्या रहा करते थे? नवरत्न रहा करते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कालिदास को माना जाता है। उसके बाद वराहमिहिर के बारे में जाना जाता है, बेताल भट्ट के बारे में जाना जाता है, धन्वंतरी के बारे में पढ़ना होता है। तो विक्रमादित्य जिनके दरबार में नवरत्न रहा करते थे उनका भी मध्य प्रदेश से विशेष संबंध है और हमें इनके बारे में पढ़ना होता है। अब आपको देखो एक चीज और महत्वपूर्ण जो याद रखनी है, इसका एक संधि विग्रह, देखो एक पद हुआ करता था, ठीक है। गुप्त वंश में एक पद हुआ करता था संधि विग्रह नाम का। वो कौन था? वीरसेन साहब था, ठीक है। वीरसेन साहब के उदयगिरी के समीप एक गुहालेख मिला है ना, जिसमें क्या बताया गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है ये विश्व विजय पर निकलता है साहब, और पृथ्वी पर जीतने के उद्देश्य से जो है ये निकलता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस गुहा लेख से चंद्रगुप्त के पृथ्वी जीतने के उद्देश्य को देखा जाता है? तो वो है भेलसा के समीप उदयगिरी के गुहा लेख से। और किसका है ये? तो ये है संधि विग्रह वीरसेन साहब के द्वारा इसको जो है उत्कृष्ट करवाया गया था उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है दमोह के साकोर, ठीक है। तो देखो एक क्षेत्र और आपको याद रख लेना है, दमोह का क्या है? साकोर क्षेत्र है। देखो ये क्षेत्र पूछे जाते हैं, आपको इनके बारे में याद रखना है। जैसा हमने बताया था डाबाल के बारे में, ठीक है, ये कहाँ है? ये जबलपुर में है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था सनकानिक के बारे में कि सनकानिक कहाँ पे है? तो ये विदिशा में है। ऐसा ही आपको याद रखना है कि ये जो साकोर है जहाँ से गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं, ये कहाँ पे है साहब? ये भी आपका दमोह जिले में है। तो इतना आपको याद रख लेना है। विदिशा तो चूंकि आपको पता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जीत लिया गया था, तो वहां से तो सिक्के मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो वंशावली में हमें देखने को मिलता है एक महत्वपूर्ण राजा है, वो है कुमारगुप्त प्रथम। इसकी मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है, इसका एक सेनापति था बंधु वर्मा। देखो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बंधु वर्मा नाम का एक सेनापति था, या ये मान सकते हैं प्रांतपाल भी था ये मंदसौर का। जिस समय मंदसौर को जो है वो दशपुर कहा जाता था साहब। क्या कहा जाता था? दशपुर कहा जाता था। और 2019 की PSC प्री में ये पूछा भी गया था कि दशपुर अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो आपको सीधा मंदसौर लगा देना था। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कुमारगुप्त की मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार जो सेनापति बंधु वर्मा है उसने सूर्य मंदिर के लिए दान दिया था, और संभवतः ये भी माना जाता है कि इसी के द्वारा वहां पे सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, ठीक है। तो बंधु वर्मा का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में गुप्त काल के बारे में। तो एक और महत्वपूर्ण राजा हुआ है स्कंदगुप्त, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के बारे में याद रखना है कि ये बहुत बार पूछा गया है रेलवे में,
किस गुप्त वंश के शासक के समय पे हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है स्कंदगुप्त के समय सबसे पहले जो है हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, आगे हम हूणों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। यदि हम चर्चा करते हैं देखो हूणों के बारे में, तो हूणों का एक महत्वपूर्ण राजा हुआ है तोरमाड़। कौन हुआ है? तोरमाड़। ठीक है, तोरमाड़ का एक पुत्र हुआ है मेहरकुल। ये दोनों महत्वपूर्ण राजा हैं। एक तोरमाड़ राजा था जिसके समय में सबसे पहले आक्रमण हुआ था मध्य प्रदेश पर। ठीक है, और फिर एक और राजा है जिसका पुत्र है मेहरकुल, और इसने भैया अधिकार ही कर लिया था पश्चिम मालवा पर। तो इसने क्या कर लिया था? जीत ही लिया था। इसका उल्लेख हुआ है ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रख लेना है यहाँ से कि हूणों का आक्रमण सबसे पहले किस गुप्त वंश के शासक के समय में हुआ है? तो वो है स्कंदगुप्त, पहली चीज। दूसरी चीज, हूणों का प्रतापी राजा कौन है? तो ये है मेहरकुल, और इसने क्या कर लिया है? पश्चिमी मालवा को भी जीत लिया है। और इसकी पुष्टि होती है ग्वालियर अभिलेख से। कहां से होती है? ग्वालियर अभिलेख से होती है। ये आपको याद रख लेना है। फिर देखो बहुत ही लंबे बहुत सारे राजा हुए हैं गुप्त वंश में। उनमें से एक जो आपको याद रख लेना है वो है आपका भानुगुप्त। ठीक है, भानुगुप्त जो को अभी बताया मैंने कि हूणों के आक्रमण शुरू हो गए हैं। हूणों के आक्रमण के समय भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम था गोपीराज, और ये गोपीराज मारा जाता है, जिसकी जो है विधवा के सती होने का उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है? ये एरन में मिलता है। हम बता चुके हैं पहले एरन के बारे में कि एरन जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बारे में ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। सबसे पहले सती प्रथा के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अभी पहले पढ़ चुके हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा इसको स्वभोग नगर के रूप में स्थापित किया गया था। तो इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। यदि अकेला एरन लिखा आ जाता है 3 मार्कर में तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है हम गुप्त काल के स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। हम सिर्फ उन्हीं स्थापत्य के बारे में देखेंगे साहब जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। ठीक है, सबसे पहले आता है भूमरा का शिव मंदिर। ये 2019 के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। देखो तो यहाँ से मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा लिखा हुआ था वहां पे, यदि आप हिस्ट्री मेंस का पेपर देखते हो, भूमरा का मंदिर, तो आपको 3 पॉइंट लिख देने थे कि ये पहली चीज तो गुप्त काल से संबंधित है, वैष्णव मत से संबंधित है, और मध्य प्रदेश के नागौद सतना में स्थित है। 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाते। तो अभी तो आपको याद रखना है कि जो भूमरा का मंदिर है ये शैव अर्थात शिव मंदिर है, और कहाँ पे स्थित है साहब? ये है आपके नागौद सतना में। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो आपको याद रखना है ये वैष्णव मत से संबंधित है, और ये कहाँ पे है साहब? ये है आपके जबलपुर में। सीधा पूछा जाता है, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पे है, तो ये है आपका जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नचना कोठारा का पार्वती मंदिर। तो आपसे यदि ये भी पूछ लिया जाता है, ये रेलवे में कई बार पूछा गया है ये नचना कोठारा का मंदिर, तो इसलिए आपको याद रख लेना है। नचना कोठारा का जो मंदिर है ये पार्वती जी का मंदिर है, पहली चीज। दूसरी चीज है ये कहाँ पे है? सतना के उचेरा गांव में स्थित है। ठीक है, ठीक है। फिर उदयगिरी की जो जैन प्रतिमाएं हैं ये भी गुप्त काल से संबंधित है, और सीधी सी बात है ये कहाँ पे मिलेंगी? आपको विदिशा में ही मिलेंगी। उदयगिरी की गुफाएं जो विदिशा में हैं वहीं पे जैन प्रतिमाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गुप्त कालीन अभिलेखों के बारे में। ये हमने कुछ स्थापत्य पढ़े थे जो गुप्त काल से संबंधित है। अब हम गुप्त कालीन अभिलेखों के बारे में कुछ पढ़ेंगे जिनके बारे में लगातार पूछा जाता रहा है या पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एरन अभिलेख के बारे में। तो मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो एरन अभिलेख है सागर बीना रोड पर स्थित है, और ये कहाँ पे है? सागर जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या है? गुप्त काल में इसका नाम जो है वो स्वभोग नगर था, समुद्रगुप्त के द्वारा इसको दिया गया था, बता चुका हूं मैं इसके बारे में। और इसके अभिलेख में दर्शाया क्या गया है तो ये आपको याद रखना है। पहला है हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है। ये कौन सा? एरन अभिलेख। हमने अभी पढ़ा था कि जो हूणों का आक्रमण हुआ था भानुगुप्त के समय। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये हूणों की उपस्थिति को दर्शाता है, और उसी आक्रमण के समय जो है सती प्रथा के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एरन अभिलेख। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सांची अभिलेख के बारे में कि भैया सांची अभिलेख के बारे में क्या कहा है। तो आपको पता है कि सांची अभिलेख में जो है इस स्थान का जो नाम है वो हमें क्या देखने को मिलता है साहब? काकनाद बोट।
ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि काकनाद बोट जो है ये किस प्राचीन स्थल का नाम है। तो आपको याद रखना है काकनाद बोट जो है ये सांची का नाम है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये किस गुप्त शासक से संबंधित है, तो ये कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ये वही कुमारगुप्त प्रथम है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। ये भी पूछा जा सकता है कि यह अभिलेख का जो उत्कीर्ण है किस शासक से संबंधित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट जो है ये है हरिस्वामिनी के द्वारा काकनाद बोट अर्थात सांची अभिलेख में स्थित आर्य संघ के नाम कुछ दान में दिए जाने का उल्लेख है। मतलब हरिस्वामिनी एक जो है जैन धर्म का अनुयायी थी वास्तविकता में। ठीक है, ये फीमेल है हरिस्वामिनी और इसके द्वारा जो है कुछ दान में दिया गया था काकनाद बोट में आर्य संघ जो स्थापित था। ठीक है, तो आपको इतना याद रख लेना है सांची अभिलेख में, और काकनाद बोट अभिलेख भी इसको अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है मंदसौर अभिलेख, जिसके बारे में बता चुका हूं, जिसको हम दसपुर अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि पुराना नाम जो है वो मंदसौर का क्या है साहब, वो है आपका दसपुर। ठीक है, तो आपको याद रखना है जहां सांची अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है, वहीं मंदसौर अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त द्वितीय से संबंधित है साहब। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। हम आपको बता चुके हैं कि बंधु वर्मा के द्वारा जो है जो सेनापति था कुमारगुप्त का, ठीक है, इसके द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर आता है उदयगिरि का एक शिलालेख, ठीक है, अर्थात पत्थर पर उत्कीर्ण है। ये विदिशा नगरी का ही उपनगर था। उदयगिरि जो है उस समय उपनगर हुआ करता था और जो कि क्या था, विदिशा नगरी के अंतर्गत आता था। ये भी किससे संबंधित है साहब, ये भी आपका कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। तो कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित दो अभिलेख हो जाएंगे। अभी हमने पुराना पढ़ा है सांची अभिलेख, और एक हो जाएगा आपका अब ये शिलालेख हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा उदयगिरि शिलालेख। ठीक है, फिर शंकर नामक किसी व्यक्ति के द्वारा गुफा के प्रवेश द्वार पर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर जो थे, तीर्थंकर ये क्या है, तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ की मूर्ति के प्रतिष्ठापित किए जाने का उल्लेख है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका तुमैन अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुमैन अभिलेख के बारे में यदि हम बात करें तो ये वर्तमान अशोक नगर जिले में स्थित है। ये डिस्प्यूटेड भी है, आपको कहीं कहीं गुना लिखा मिलेगा, लेकिन यदि आ जाता है तो आपको अशोक नगर पे ही टिक लगाना है। ठीक है, अशोकनगर जिले में स्थित है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति दर्शाया गया है। ये बहुत सारे पेपर में पूछा गया है कि किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति दर्शाया गया है। तो ये है आपका तुमैन अभिलेख, जो कि कहाँ पे है, अशोकनगर जिले में स्थित है। ठीक है, फिर आपका आखिरी अभिलेख आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, ये सूफिया अभिलेख है साहब। ये रीवा जिले में स्थित है, गुप्त काल से संबंधित है। और इसके अब क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है, इसमें गुप्त वंशों की वंशावली का उल्लेख है, अर्थात पहले राजा से लेके अंतिम राजा तक क्या जो है वंशावली इसमें दी गई है। और यही वो अभिलेख है साहब जिसमें इस वंश को क्या कहा गया है, घटोत्कच वंश भी कहा गया है। अर्थात इसकी जो वंशावली है ये घटोत्कच से स्टार्ट होती है। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये जो वंश है ये श्रीगुप्त नामक से स्टार्ट होता है, और कहीं कहीं घटोत्कच के स्टार्ट होने का भी प्रमाण हमें मिलता है। घटोत्कच वंश भी इसको हम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप जो है टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको लगातार स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।